एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। तो अगर डेफिनेशन वाइज बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ पर्टिकुलर रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो उसका रेट लॉ होता है, उसमें उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती है, उनके सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन में जो हमने बात कही, इसे थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसे प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए। एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर मैं यहाँ एक रिएक्शन ले लेता हूँ, NO + O3 गिव्स NO2 + O2। तो इस रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसका रेट हम लोग निकालते हैं वो बराबर आता है K × NO⁻1 एंड O3⁻1। ऐसा इसलिए हुआ चूँकि इनकी स्टिशियोमेट्री 1 और 1 थी, इसलिए वो स्टिशियोमेट्री पावर में आ गई। और अगर इसमें पावर का सम करता हूँ तो मुझे मिलता है 2। इसका मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन यहीं पर अगर मैं एक दूसरी रिएक्शन को कंसिडर करता हूँ, विच इज़ 2NO2 + F2 गिव्स 2NO2 + F। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हमारा निकलता है रेट इक्वल्स टू K NO2⁻2 एंड F2⁻1, चूँकि हम लोगों के पास स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो थे वो 2 और 1 थे। इस बिहाफ पे इसका सम जो निकल करके आता है 2 + 1 3 आता है, यानी कि ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन इसी रिएक्शन को जब मैं लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद कैलकुलेट करता हूँ, तो हमें पता चलता है कि इसका एक्चुअल रेट जो है वो बराबर K NO2⁻1 और एंड F2⁻1 के। इसका मतलब 1 + 1 सिर्फ इक्वल्स टू 2, यानी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पर NO2 और F2 की सिर्फ एक पावर ही रिएक्शन की रेट को तय करती है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी रिएक्शन में, किसी बैलेंस रिएक्शन में जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वही पावर जो है उस रिएक्टेंट की रेट की रिएक्शन को तय करे। बात समझ में आई? तो इस बिहाफ पे हम क्या कहेंगे कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है? उसकी एक्चुअल जो कंसंट्रेशन रिएक्ट करती है किसी रिएक्शन में, उसकी पावर का सम है। यानी कि रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ कई बार बराबर होते हैं और कई बार एक दूसरे के बराबर नहीं होते। समझ में आई? तो इस बिहाफ पर हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन के जो डिफरेंसेस है उसे एक बार हमें क्लियरली समझना पड़ेगा। तो पहले इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग बात करते हैं, हमें सबसे पहले दो चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। पहला रेट एक्सप्रेशन, और दूसरा हमें समझना पड़ेगा रेट लॉ। तो इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, यानी कि रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ क्या है। अगर हम इसे समझ गए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जब रिएक्टेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बना रहा होता, तो उस दौरान हम सब जानते हैं कि रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन जो होता है, उसका अमाउंट जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। जबकि प्रोडक्ट का जो मोलर कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो लगातार बढ़ता है। यानी कि रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान लगातार खर्च होता है और प्रोडक्ट लगातार प्रोड्यूस होता है, बनता है। अब यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन करें कि भाई बताइए सर कि हमें ये जानना है कि इस रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाउ मच रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इस प्रोसेस को या इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट जो है वो कितने जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। बात समझ में आई? तो इस रिएक्शन को ही हम लोग लेकर के चले तो इसका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। बात समझ में आई? तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि जब रिएक्शन चली होगी तो उस दौरान इस रिएक्टेंट का जो मोलर कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो उस दौरान उसका रेट भी हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन चली होगी इसका अमाउंट घटता गया होगा, वैसे वैसे इसका रेट भी कंटिन्यूसली घटता गया होगा। अब इस रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग टर्म लेते हैं रेट एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? तो इसे कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसे समझने के लिए आप इसे देखिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ एक रिएक्शन लेकर के चलते हैं, AA + BB
इक्वल्स टू सी प्लस डी, यानी कि इस रिएक्शन में ए और बी ने रिएक्ट करके सी और डी को प्रोड्यूस किया है। बात समझ में आई। अब चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट के साथ उसका स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिया है। स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने उस रिएक्शन के रिएक्ट करने के दौरान लिए हैं। तो मान लीजिए मैंने ए के लिए स्मॉल ए और बी के लिए स्मॉल बी लिया है। अभी आप पढ़ करके आए थे कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो उसके रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ साथ उसकी पावर के भी। अब ये पावर कहाँ से आती है? जो भी रिएक्टेंट का स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उसकी पावर बन जाता है। तो जैसे यहाँ मैं अगर इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लेने जाऊँ तो मैं क्या कहूँगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। तो मैंने ए और बी की कंसंट्रेशन ली और इनके स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैंने यहाँ पर पावर बना दिया ए और बी। अब आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोगों ने लिया के, प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके इक्वल्स कर दिया और इसे के लिया, और इसी के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने कहा कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो उसका रेट जो होता है वो इक्वल्स होता है रेट कांस्टेंट और उसके रिएक्टेंट जो है उनके कंसंट्रेशन के। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 4O2 प्लस O2, ठीक है, 4NO2 प्लस O2। अब इस रिएक्शन में चूंकि रिएक्टेंट N2O5 है तो जब मैं रेट लेता हूँ तो रेट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट N2O5 है तो मैंने N2O5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट को लिया है। चूंकि N2O5 का स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 चला जाता है इसकी पावर में। इस हिसाब से रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है के N2O5 की पावर 2 के। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग रेट एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? अभी हमने कहा था दूसरा वर्ड जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था रेट लो। अब रेट लो को कैसे एक्सप्रेस करता है उसे समझिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है रेट एक्सप्रेशन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट लो के बारे में। बात समझ में आई? तो मान लीजिए मैं इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू रेट लो को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने अभी ऊपर रिएक्शन जो ली थी ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसमें अगर मैं रेट लो की बात करता हूँ तो इसका रेट लो जो निकल करके आता है वो आता है रेट इक्वल्स टू के ए की पावर x और बी की पावर y। अब ये जो x और y है ये a और b के बराबर हो भी सकते हैं और ये a और b के बराबर शायद ना भी हो, यानी कि x और y जो यहाँ पर हम लोगों ने पावर ली है रिएक्टेंट की, इट कैन बी इक्वल टू द पावर विच आर यूज्ड इन रेट एक्सप्रेशन। यानी कि जो पावर आपने रेट एक्सप्रेशन में ली थी वही उसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। अब आप कहेंगे सर ये तो कन्फ्यूज़ हो गया। रेट एक्सप्रेशन में हम लोगों ने ए बी लिया और यहाँ पर रेट लो में हम लोगों ने एक्स वाई लिया, और ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये कैसे? जैसे मैं ऊपर वाली एग्जांपल इसी रिएक्शन को समझाता हूँ। इस वाली रिएक्शन में आपने रेट एक्सप्रेशन जो लिया था वो रेट इक्वल्स टू के N2O5 की पावर 2 लिया था, लेकिन इसका रेट लो जब आप लेते हो तो ये आपके पास निकल करके आता है रेट इक्वल्स टू के N2O5 की पावर 1। इसका मतलब रेट एक्सप्रेशन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की पावर 2 के, जबकि एक्चुअली रेट लो में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1 के। अब ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो गया। आप कहेंगे सर आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ कर दिया रेट लो और रेट एक्सप्रेशन में, फिर डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा? तो अब उसके लिए बिल्कुल बेसिक को एक बार समझ लेते हैं क्या है। ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस जनरली दो तरह की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो प्राइमरीली हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की। वो सभी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, यानी कि एक ही स्टेप में जो रिएक्शंस खत्म हो जाती है, उन्हें हम लोग सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस बोला करते हैं। अब ऐसे में अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ तो आप जब हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है 2HI। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म होती है। इस सिचुएशन में अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लेने जाऊंगा तो ध्यान से समझिए, रेट एक्सप्रेशन के लिए मुझे क्या लेना है? रिएक्टेंट और उनके स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को उनकी पावर बनाना है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है? H2 और I2। तो मैंने यहाँ उनकी पावर को 1 यहाँ पर मेंशन किया। लेकिन जब मैं इसका रेट लो लिखने जाता हूँ तब मैं उसका रेट लो भी सेम यही लिखता हूँ जो मैंने रेट एक्सप्रेशन लिया है। इसका मतलब रेट लो और रेट एक्सप्रेशन वाले वो जो A, B और X, Y थे वो यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं।
लेकिन जब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जनरली मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। अब उन सभी स्टेप्स में कोई एक पर्टिकुलर स्टेप स्लो हो सकता है और बाकी सभी स्टेप्स फास्ट हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि वही उस रिएक्शन की रेट को तय किया करता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, स्लो वाला स्टेप किसी रेट को कैसे तय करेगा, फास्ट वाला करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसे हम लोग बहुत सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो भाई है, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है, एक्स और वाई दोनों भाई हैं। अब उनकी मम्मी ने उन्हें बोला है कि आप जाइए और छत पे रखे हुए गमलों में पानी दे करके आइए। अब एक्स और वाई ने दोनों ने इस काम को आधा आधा आपस में बांट लिया। एक्स ने तय किया कि वो बाल्टी को भरेगा और उसे जीने तक रख करके आएगा, ठीक है, वो टंकी से बाल्टी को भरेगा और जीने तक छोड़ करके आएगा, बाथरूम से जीने तक। जबकि वाई ने बांटा कि वो जीने से जो बाल्टियाँ होंगी उन्हें ऊपर छत तक लेके जाएगा और गमले में डालेगा। अब 15 मिनट के टाइम इंटरवल में जो एक्स है उसने 5 बाल्टियों को भर करके जीने पे रख दिया, ठीक है, लेकिन वाई जो है उसी 15 मिनट में सिर्फ 4 बाल्टियों को छत पे ले जा करके गमलों में डाल पाया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि उन गमलों को कितने बाल्टी पानी मिला, तो आप कहेंगे सर एग्जैक्ट 4 बाल्टी पानी मिला होगा, क्योंकि वो जो 5वीं बाल्टी एक्स ने भर के रखी थी वाई तो उसे ले जा ही नहीं पाया। इसका मतलब एक्स अपने काम को तेज़ी से कर रहा था, जबकि वाई अपने काम को थोड़ा सुस्ती से कर रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिला है हमें, ओवरऑल जो पानी मिला है वो किसके हिसाब से मिला है, स्लो वाले के। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में जो स्लो वाला स्टेप है वही उसके रेट को तय करता है, वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। अब इस तरीके से अगर मैं लेकर के चलूँ तो मैं उसी इक्वेशन को जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उसी को दोबारा समझाता हूँ। यही रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2। अभी आपने समझा था कि इसका रेट लो और रेट एक्सप्रेशन सेम नहीं था, तो उसका रीज़न समझते हैं। चूँकि ये वाली रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है और 2 स्टेप्स में कवर होती है, तो जब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, पहले स्टेप में क्या होता है, N2O5 डिसोसिएट होकर के NO2 और NO3 बनाता है, जबकि दूसरे स्टेप में N2O5 NO3 के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है 3NO2 एंड O2। अब इस बिहाफ पे अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक N2O5 दूसरे N2O5 के साथ जुड़ करके 2N2O5 बनाता है, और यहाँ पर 3NO2 और एक NO2 आपस में जुड़ करके 4NO2 और साथ में O2 प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बिहाफ पे पूरी रिएक्शन मिल जाती है 2N2O5 4NO2 + O2। इस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो जो पहला स्टेप था वो स्लो था, जबकि दूसरा स्टेप जो था वो फास्ट स्टेप था। तो इस रिएक्शन की रेट को कौन तय करेगा, सिर्फ स्लो वाला स्टेप ही इस रिएक्शन को तय करेगा। और अगर ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या कहा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट और उसकी पावर, यानी कि जो भी रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन है उसकी पावर के। तो अब ध्यान से देखिए, ओवरऑल रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट जो है उसकी स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दिखता है, इसलिए रेट एक्सप्रेशन में आपको पावर 2 नज़र आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है, तो वो है साहब फर्स्ट स्टेप, स्लो वाला स्टेप, और उसमें रिएक्टेंट की स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसीलिए इस वाले रिएक्शन में हमारा जो रेट लो आएगा उसमें पावर कितनी निकल करके आएगी, 1 आएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है, जनरल रेट एक्सप्रेशन और रेट लो में डिफरेंस क्या आता है कि रेट एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस करता, जबकि रेट लो एक्चुअली कितना अमाउंट रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक्सप्लेन करता। बात समझ में आई। तो किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट का जितना मोलर कंसंट्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी पावर को आप लोग क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम लोग मान करके चलते कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें आपने A + B से स्मॉल p और p प्रोडक्ट बनाया है, तो इस रिएक्शन का अगर मैं रेट निकालने जाता हूं तो अगर ये A और B इसका रेट लॉ एक्सप्लेन करता है, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट्री अगर रिएक्शन है तो क्या होगा कि रिएक्टेंट कौन कौन आपके पास है, A और B, और इनकी स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, इनकी पावर बन जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप निकालने जाओगे तो ध्यान रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू A ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा स्मॉल a के बराबर, और विद रिस्पेक्ट टू
बी ये बराबर आएगा बी के। और अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूँ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका आने वाला है वो आएगा ए प्लस बी। तो रिएक्टेंट की जो भी पावर है आप उनका जो भी कंसंट्रेशन है उनकी जो भी पावर है उनका सम कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आप फटाफट इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जा सकती है। ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, यानी कि किसी रिएक्शन को सिर्फ देख करके आप नहीं बता सकते इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हम पहले एक लेबोरेटरी में जाएंगे, लेबोरेटरी में जा कर के रिएक्शन करेंगे, वॉच लगा करके उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जा कर के हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान रखिएगा 0 भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर यानी कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी कि 1.5, 2.5, 3.5 टाइप भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये 0 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। आई थिंक आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच।